हाय गाइस। सो आज सबसे पहले हम लोग बात करेंगे हमारे इंग्लिश के सिलेबस की, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। आपको हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पहले एक लिस्ट मिलती है कि ये चैप्टर्स आएंगे, ये चैप्टर्स नहीं आएंगे, बट प्रॉब्लम बीइंग वो ग्रामर के मेजर चैप्टर्स, मेजर मतलब बड़े बड़े चैप्टर्स लिख देते हैं, उसके पार्ट्स गायब हो जाते हैं, उसके तरीके गायब हो जाते हैं। तो जब मैं स्कूल वाली किताब से या किसी बुक से पढ़ता हूँ और कोई ऐसा चैप्टर नहीं है तो हमें थोड़ा सा कई बार कन्फ्यूजन हो सकता है। सो ये हम सबसे पहले मैं आपको चैप्टर्स बताऊंगा जो हमारे को, आप कहीं से भी पढ़ें आपको ये चैप्टर्स आने चाहिए। एंड दीज चैप्टर्स विल कवर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो एनडीए हो, चाहे वो सीएचएसएल हो। सिलेबस इसी में से आता है, सिलेबस यही आता है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, आपका इंग्लिश सेम होता है, राइट। सो आप देख रहे होंगे इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है चैप्टर्स को। ये 3 पार्ट्स में हमने इसलिए डिवाइड किया हुआ है कि हमारी 2 तरीके की एरर्स आती हैं, स्पॉटिंग एरर्स और फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या होता है कि हमारे को ब्लैंक होता है और 4 ऑप्शंस दिए गए होते हैं। तो अगर आपने एक सिलेबस अच्छे से करा हुआ है, अगर आपने कोर्स अच्छे से किया हुआ है, तो आपको ऑप्शन देखते ही चैप्टर खुद ही पता चल जाता है। जैसे अगर आपको ऑप्शन आए ही, शी, इट और यू, तो मुझे ही, शी, इट, यू देखते ही पता चल जाएगा कि जो मेरा क्वेश्चन है वो प्रोनाउंस के चैप्टर का है। तो फिल इन द ब्लैंक्स इज मोर लाइक मैथ्स में लिखा होता है कि इसका परसेंटेज कितना होगा। इसी तरह से फिल इन द ब्लैंक्स में चैप्टर का नाम लिखे बिना एग्जामिनर आपको बता देता है कि कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। आप प्रैक्टिस करके गए हुए हैं, अगर आपको वो चैप्टर आता है तो आपका क्वेश्चन वो सॉल्व हो सकता है। तो फिल इन द ब्लैंक्स शुड बी कंपैरेटिवली ईजी जब आपका सिलेबस पूरा हो जाता है। बट स्पॉटिंग एरर्स में क्या होता है, हमको ये नहीं बताया जाता कि कौन सा चैप्टर है, कौन से चैप्टर का क्वेश्चन है। तो स्पॉटिंग एरर्स के लिए जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स खत्म होने लगेंगे, वील ट्राई एंड डेवलप अ स्ट्रैटेजी कि स्पॉटिंग एरर्स में हमारे जो क्वेश्चंस हैं, जो एक्यूरेसी है वो अराउंड 80-90% पहुंच जाए। जैसी मेरी स्पॉटिंग एरर्स में एक्यूरेसी ऊपर पहुंचती है, मेरा पेपर निकलने का चांस बढ़ता जाता है, बिकॉज मेजॉरिटी का स्पॉटिंग एरर्स गड़बड़ हो जाता है, 30, 40, 50% पे रहते हैं। सो इसलिए स्पॉटिंग एरर्स की वजह से हमने इन चैप्टर्स को इस तरह से डिवाइड किया है। तो स्पॉटिंग एरर्स में 3 तरीके की गलतियां आती हैं, वन वर्ड एरर्स, सेंटेंस फॉर्मेशन एरर्स एंड स्पेसिफिक एरर्स। सो सेंटेंस फॉर्मेशन की एरर्स इन चैप्टर्स में कवर होती है। सेंटेंस फॉर्मेशन की एरर सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, सेंटेंस फॉर्मेशन की एरर सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। मतलब अगर मान लीजिए कभी एग्जाम में सेंटेंस में 2 गलतियां आ गई, मेरे को आर्टिकल की गलती लग रही है और उसमें साथ में नाउन की भी गलती है, तो आप हमारे को नाउन की गलती टिक करके आना है। एसएससी में क्या होगा, या तो वो क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा, और अगर कैंसिल नहीं होगा तो वो नाउन की गलती को कंसिडर करेंगे, इस वाली गलती को कंसिडर नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारी सेंटेंस फॉर्मेशन की एरर सबसे पहले चेक की जाती है। दैट इज़ व्हाट वी नीड टू रिमेंबर, राइट। सो हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन की एरर्स के जो चैप्टर्स होंगे, उन चैप्टर्स में आएगा नाउन्स, वर्ब्स के 4 पार्ट्स अलग से होते हैं, नॉन कंटिन्यूअस वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब्स, जीरंड्स एंड कंफ्यूजिंग वर्ड्स। तो ये 4 चैप्टर्स अगर हम मान लें तो हमारा चैप्टर्स 4 और बढ़ गए। नहीं तो नाउन्स, वर्ब्स, प्रोनाउंस, ये हमारे 3 चैप्टर्स हैं, ठीक है। उसके बाद टेंसेस, जो कि आजकल हमारी क्लासेस चल रही हैं। टेंसेस एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एग्जाम्स का। अगर आपके टेंसेस अच्छे हैं तो आपको एटलीस्ट 3, 4, 5 क्वेश्चन टेंसेस के हर पेपर में मिलते हैं। उसके बाद एक्टिव, पैसिव एंड डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। अब ये कई बार बच्चों को लगता है कि स्पॉटिंग एरर्स में एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट का क्वेश्चन नहीं आ सकता, बट स्पॉटिंग एरर्स में भी एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट का क्वेश्चन बहुत बार आता है। जब हम पास्ट ईयर पेपर्स करेंगे अलग अलग एग्जाम्स के, आपको दिख जाएगा कि ये क्वेश्चंस भी आते हैं, राइट। एंड द लास्ट वन इज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 3 चैप्टर्स। सो हमारे फर्स्ट सेंटेंस फॉर्मेशन में जो चैप्टर्स होते हैं वो होते हैं नाउन्स, वर्ब्स, प्रोनाउंस, टेंसेस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। एंड वर्ब्स के हमारे को 4 पार्ट्स मिल जाते हैं, दैट इज नॉन कंटिन्यूअस, इर्रेगुलर, जीरंड्स एंड कंफ्यूजिंग, जिनकी हम बात आगे करेंगे। सो दिस इज आवर फर्स्ट सेट ऑफ चैप्टर्स। इसके बाद आते हैं हम सेकंड सेट ऑफ चैप्टर्स पे, दैट इज वन वर्ड एरर। वन वर्ड एरर मतलब या तो इसी शब्द में गलती होगी या इस शब्द में गलती नहीं होगी, राइट। सो उसमें हमारे जो चैप्टर्स कवर होते हैं वो होते हैं आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, कंजंक्शंस एंड प्रीपोजिशंस। सो अगर आपने एग्जाम में से आप स्पॉटिंग एरर्स का क्वेश्चन कर रहे हैं
और आपको इन चैप्टर्स की गलती नहीं दिख रही, तो फिर आप वन वर्ड एरर्स देखते हैं। फिर वन वर्ड एरर्स किस तरह से सॉल्व होंगी उसको हम ट्राई करते हैं। मतलब जितने चैप्टर्स हमें पता है, अगर हमें मान लीजिए आर्टिकल का गलती लग रहा है, आर्टिकल का अगर हमें चैप्टर पता है तो हम जल्दी से चेक कर सकते हैं कि ये गलती होगी कि ये गलती नहीं होगी। आफ्टर दिस अ थर्ड पार्ट इज कॉल्ड स्पेसिफिक एरर्स। अगर हमारे ये चैप्टर्स अच्छे से हुए हुए, इसमें से आपको बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो सिलेबस में नहीं मिलेंगे एग्जाम्स में, अगर आप कहीं से सिलेबस डाउनलोड करते हैं। क्यों? क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस जो है ये वो लोग कवर कर लेते हैं टेंसेज में। इन्वर्जन जो है ये नाउन्स में, एडजेक्टिव्स में, बहुत सारे चैप्टर्स में वो लोग लिख देते हैं। पैरेललिज्म और सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस ये जो है ये केवल चीज़ों को कहने का तरीका है, तो ये टेंसेज में भी आ सकता है, ये नाउन्स में भी आ सकता है, ये वर्ब्स में भी आ सकता है, ये कहीं भी आ सकता है, पैरेललिज्म और सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस। एंड क्वेश्चन टैग इज पार्ट ऑफ टेंसेज ओनली। अगर आपने हमारे टेंसेज के वीडियोस देख रहे हैं तो आपको दिखेगा कि हम हर टेंस के बीच में क्वेश्चन टैग कर रहे हैं। तो क्वेश्चन टैग, सुपरफ्लुअस, पैरेललिज्म, इन्वर्जन, मोडाल्स और कंडीशनल सेंटेंस, ये जो चैप्टर्स होते हैं दे आर कॉल्ड स्पेसिफिक एरर्स। स्पेसिफिक एरर्स मतलब ये गलतियां एग्जामिनर जानबूझ के डालता है। जब आपका पेपर बन रहा होगा तो वो से फॉर एग्जांपल वो CDS का पेपर बना रहा है, या आजकल CHSL चल रहा था, लॉकडाउन से पहले तो CHSL का पेपर बन रहा है, तो एग्जामिनर ने उस पेपर में सोचा होगा कि यार इस पेपर में एक इन्वर्जन और एक पैरेललिज्म की एरर तो अलग से डाल ही देते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ये चैप्टर्स अच्छे से पढ़े हुए हैं और आपको पैरेललिज्म का क्वेश्चन लग रहा है तो 99% स्पॉटिंग एरर्स में पैरेललिज्म की ही गलती होगी। वाई? बिकॉज दीज एरर्स आर वेरी स्पेसिफिक, ये जानबूझ के डाली जाती हैं, राइट? इन गलतियों में क्या होता है कि आपको नॉर्मल सेंटेंस लग सकता है, बट अगर ये चैप्टर्स आपने अच्छे से पढ़े हैं और इस चैप्टर की 2 या 3 क्वेश्चंस तो ऑन एन एवरेज हर पेपर में आते हैं, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इनकी गलतियाँ स्पेशली डाली जाती हैं, राइट? तो जब हमारे ये चैप्टर्स हो जाएंगे तो आपको समझ में आएगा जब आप पेपर पढ़ना शुरू करेंगे। सो दिस इज़ द सिलेबस जो हम लोग कवर करेंगे अपने मॉड्यूल में सबसे पहले, इसके बाद हम बाकी चीज़ें करेंगे। इसके अलावा जो हमें पेपर्स में काम करना होता है वो होता है वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन एंड सीक्वेंसिंग ऑफ सेंटेंसेस। तो वोकैबुलरी में एंटोनियम्स, सिनोनियम्स, ईडियम्स सब कुछ आता है, वो हमारे वीडियोज़ आने लगे हैं। और थोड़े से ग्रामर के चैप्टर्स के बाद हम लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के मुश्किल क्वेश्चंस को किस तरह से करना है, प्लस सीक्वेंसिंग ऑफ सेंटेंसेस, PQRS। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आपको PQRS किस तरह से सॉल्व करना है। अगर आपको इंग्लिश पढ़ के कुछ समझ में ही नहीं आता है तो भी एटलीस्ट हम 10 में से 6-7 PQRS किस तरह से सॉल्व कर पाए, उन सारी चीज़ों के बारे में ही क्लासेस बनाएंगे। सो in all we will try and cover the entire competitive English syllabus for any exam, that is SSC, CHSL and all. The last thing about spotting errors जो मैं आज थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहते हैं, that is अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन लिखा, ये डिवीजन किस तरह से होता है आपको पता चल जाए। He and his friends are doing the work। अब अगर हमारा एक क्वेश्चन है he and his friends, ये हो गया A, are doing हो गया B और the work हो गया C। अब स्पॉटिंग एरर्स में 80% बच्चे पढ़ के जो ठीक लग रहा होता है उसको सॉल्व करते हैं, तुक्का मारना शुरू करते हैं। बट अगर आपको कोई क्वेश्चन मुश्किल लग रहा है जिसमें आपको कोई गलती नहीं लग रही, आपको समझ नहीं आ रहा क्या गलती है, तो आप क्वेश्चन डिसाइड करके देखते हैं। तो जब आपका सिलेबस कवर हो जाता है, जैसे अब अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, अगर मैंने पूरा सिलेबस किया हुआ है तो मुझे ही एंड हिज फ्रेंड्स देख के समझ में आ जाएगा कि ये सब्जेक्ट वर्ब का पार्ट है। तो अब ये सब्जेक्ट वर्ब आता है हमारा कौन सी कैटेगरी में, सेंटेंस फॉर्मेशन की कैटेगरी में। तो अब इसमें मैं सबसे पहले देखूंगा सब्जेक्ट वर्ब की गलती तो नहीं है। अगर सब्जेक्ट वर्ब की गलती नहीं है तो ये पार्ट ठीक हो गया। उसके बाद इसमें केवल एक चीज़ और बची है, आर डूइंग वर्ब्स का या टेंसेस का पार्ट हो गया। फिर हम टेंसेस की गलती देख सकते हैं, द आर्टिकल का पार्ट हो गया। तो जैसे जैसे हमारे चैप्टर्स पूरे हो जाएंगे वी कैन स्टार्ट चेकिंग कि अब इस वाले क्वेश्चन में मुझे सब कुछ याद नहीं रखना। हालांकि एग्जामिनर ने मुझे नहीं बताया क्या गलती है, लेकिन जब मेरा सिलेबस पूरा हो जाता है मेरे को पता चल जाता है कि क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। तो इसमें क्या क्या गलतियां हो सकती हैं, या तो सब्जेक्ट वर्ब की गलती होगी, या टेंसेस की गलती होगी, या आर्टिकल की गलती होगी। तो अब मैंने इन 3 चैप्टर्स को एग्जाम में ढंग से रिवाइज किया, मतलब जब मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ मैंने सोचा कि इनके क्या क्या रूल्स थे, इन तीनों में मुझे गलती दिखी या नहीं दिखी, उस हिसाब से मैंने क्वेश्चन को
मार्क कर दिया। सो स्पॉटिंग एरर्स किस तरह से किया जाता है, अगेन उसका एक कंप्लीट सेशन लेंगे हम लोग, बिकॉज अगर आपका स्पॉटिंग एरर 70, 80, 90% एक्यूरेसी पे आ जाता है, आप एकदम से टॉप 10% पे आ जाते हैं। अगर 1 लाख लोग दे रहे हैं तो आप पहले 4-5 हज़ार लोगों में आ जाते हैं, जैसे ही आपका स्पॉटिंग एरर्स का एक्यूरेसी बढ़ता है। और स्पॉटिंग एरर्स का एक्यूरेसी बढ़ाने का केवल एक ही तरीका है, आपका ग्रामर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। सो दिस इज़ द सिलेबस, आप लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। 18 चैप्टर्स हैं, इसके बाहर से कुछ नहीं आता है इंग्लिश में। तो अगर ये हमारे 18 चैप्टर्स हो गए हैं तो फिर हमारे को बहुत ज़्यादा मुश्किल होनी नहीं चाहिए। उसके बाद केवल मेरा एग्ज़ाम में दिमाग किस तरह से काम कर रहा है, मैं इन सारे चैप्टर्स को स्पॉटिंग एरर्स में लगा पा रहा हूँ कि नहीं पा रहा हूँ, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो नाउ यू गाइज इफ़ यू वांट यू कैन कॉपी इट। आई एम लीविंग द बोर्ड लाइक दिस एंड थैंक यू। Thanks for watching the video. If you found this video helpful, press the like button, subscribe to our channel and ring that bell icon so that you can get notified every time we upload a new lesson.